हेलो स्टूडेंट। लास्ट सेशन में हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सीख रहे थे। उसमें हम लोगों ने बात करा था कैसे भी किसी मॉलिक्यूल्स का पेरोक्साइड लिंकेज निकाल सकते हैं और पेरोक्साइड लिंकेज के बेसिस से करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना सीखा था, करेक्ट स्ट्रक्चर लिखना सीखा था। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास एक था H2O2। मैंने बोला था H2O2 यहाँ पर जो आपका वो लिंकेज है, दिस इज पेरोक्सी लिंकेज। ओके, तो पेरोक्सी लिंकेज किस किस मॉलिक्यूल्स में आ रहा था सर? H2SO5 जिसको आप कैरोज एसिड बोलते हो, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इसके पास एक पेरोक्सी लिंकेज था। H2S2O8 यहाँ पर पेरोक्सी लिंकेज है। फिर और आपने निकाला था CrO5, इसके पास पेरोक्सी लिंकेज 2 था। Cr2O7 यहाँ पर सर पेरोक्सी लिंकेज आपका 2 था, पेरोक्सी लिंकेज 1 है। Cr2O8 इसके पास पेरोक्सी लिंकेज आपका 2 होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने पेरोक्सी लिंकेज निकालने के लिए सीखे थे कि किस तरह से पेरोक्सी लिंकेज हम लोग निकालते हैं। फॉर्मूला फिर से एक बार रिपीट करता हूं। पेरोक्साइड लिंकेज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंटर सेंट्रल एटम इनटू calculated oxidation state minus correct oxidation state डिवाइड बाय 2। ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ओके, सपोज हमारे पास क्या है H2O2। H2O2 का स्ट्रक्चर यहाँ पर पेरोक्सी लिंकेज 1 है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। मैं अगर लिखूं ये आपका ओपन बुक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का, ये समझो बुक का एक पेज है और ये दूसरा पेज है। यहां पर आप कहीं पर ऑक्सीजन रख लो, दिस इज योर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इसके बीच में बॉन्ड, ठीक है। एक हाइड्रोजन ये हो गया सर, और दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा? कुछ ऐसा है। ओके, तो आपको अगर पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लाई ऑन द प्लेन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, तो क्या आंसर हो सकता है? तो ध्यान से समझिए कि बुक का एक पेज मान लो ये है और एक पेज ये है, और ऑक्सीजन आपका ये कॉर्नर पर है। ओके, ये ऑक्सीजन ये कॉर्नर पर है, ये जो पेन है ना ये आप समझो कॉर्नर है। तो ऑब्वियस सी बात है कॉर्नर आप बात कर सकते हो, ये जो कॉर्नर है इस प्लेन में भी आ सकता है और इस प्लेन में भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ओके, ये आपका क्या हो गया? एक प्लेन में हो गया। ये जो आप एक प्लेन देख रहे हो इस प्लेन में हो सकता है, या फिर आप अगर इसको इस प्लेन को काउंट करो तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये आप एक प्लेन में बोल सकते हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम lie on the plane, okay, in H2O2 is, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कौन कौन सा? एक तो सर ये ऑक्सीजन होगा 1 2 और ये हाइड्रोजन। अगर आप इस प्लेन में बोलो तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन होगा। उसी तरह से आप क्वेश्चन बोल सकते हो कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम lie on the same plane in H2SO5 is, क्या आंसर होगा? सिमिलरली यहां पर भी पेरोक्सी बॉन्ड है, पेरोक्साइड लिंकेज है। आप ऑक्सीजन को तो कंसीडर करोगे ही, साथ साथ में क्या हो जाएगा सर? इसके साथ सल्फर होगा, 2 ऑक्सीजन होगा
और एक OH ग्रुप है और S तो इधर है ही। एक और क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम lie on the same plane in S2O8 is। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। ओके, आप लोग डेफिनेटली ट्राई कीजिए और बताइए मेरे को कि आपका आंसर क्या होगा। ओके, एक और टिपिकल एग्जांपल्स है स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का सर फॉर्मूला क्या है? Na2B4O7 इंटू 10S2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ या फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे ध्यान समझिएगा। आप जब भी कभी बोरेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आप 4 बोरॉन लिख दीजिए, क्योंकि हमारे पास कितने 4 बोरॉन है और ऑक्सीजन कंटेनिंग है। इसका मतलब सभी बोरॉन के साथ में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ये हो गया। ओके, याद रखिएगा कि बोरेक्स में 2 बोरॉन जो होगा वो टेट्राहेड्रल मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और 2 बोरॉन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ओके, और इच बोरॉन हैविंग OH ग्रुप, यहां पर OH OH एंड OH। अगर यहां पर देखो बोरॉन के पास क्या था? 4 बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास अगर फॉर्मल चार्ज निकालो तो नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पर भी नेगेटिव। ये आपका न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल है। इट मींस इसकी वजह से यहां पर क्या होगा? Na प्लस एंड Na प्लस। ओके, तो एक फार्मूला में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? Na2, ये हो गया आपका B4। ऑक्सीजन कितना देखो 1 2 3 4 5 O5। OH कितने हमारे पास? 1 2 3 4 OH होल 4। ओके, अब इसको छोड़ के बाकी अगर इससे मैच करो तो आपको ये मिलेगा कि इसके बाद हमारे पास कितने H2O बचा हुआ है? 8 H2O। तो क्या फॉर्मूला हो गया? Na2B4O5 OH होल 4 इंटू 8 H2O। तो तुम बोल सकते हो ना कि बोरेक्स में आपका 2 यूनिट्स जो है वो टेट्राहेड्रल यूनिट्स है और 2 यूनिट्स आपका क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर यूनिट्स है। ओके, तो मैं बोल सकता हूं इट हैज 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स। And it has 2 trigonal planar units। ट्रायगोनल प्लेनर यूनिट कैसे? कि सर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सर इसका हाइब्रिडेशन आपका sp3 होगा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इस बोरॉन का हाइब्रिडेशन आपका है sp2, ये आपका क्या है? sp2। 2 boron atom follows sp2 hybridized orbital। okay, 2 boron atom follows sp2 hybrid orbitals and 2 boron atom follows sp3 hybrid orbitals। ओके, यहां पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है ये इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, यहां पर sp3 है, ये आपका sp2 एंड sp2। इसी वजह से ये आपका क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर यूनिट्स। तो 2 बोरॉन आपका क्या ट्रायगोनल प्लेनर यूनिट्स को फॉलो करता है और 2 आपका क्या हो गया? टेट्राहेड्रल यूनिट्स को फॉलो करता है। ओके, सिमिलरली एक और चीज जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करा था, देखो हम लोग बोलते हैं S3PO4 S3PO3 S3PO2 एंड S3PO5। ये क्या था? ये है पायरो, यहां पर ये आपका क्या है? फॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज फॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये आपका क्या है? पर फॉस्फोरिक एसिड। अब यहां पर देखो क्या रहा
कि H3PO4 को जब आप हीट कर रहे थे ना, तो उस केस में पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी बन सकता है एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बन सकता है। मीन्ट आपका क्या हो गया, H3PO4 अपॉन हीटिंग गिव्स पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस करा था। बट क्वेश्चन आज ये है कि सर मैं H3PO4 को जब हीट करूं तो पहले कौन बनेगा, पायरो या फिर मेटा। जैसे क्वेश्चन भी आता है कि अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है H3PO4 अपॉन हीटिंग गिव्स A, अपॉन हीटिंग गिव्स B, अपॉन हीटिंग गिव्स C, फाइंड ABC। तो एक चीज याद रखो, जब आप H3PO4 को हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो HPO3, दूसरा है H4P2O7 एंड थर्ड है P2O5। ओके, तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है ये तो आपका एंड प्रोडक्ट हो, क्योंकि ये तो आपका पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है। ओके, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि C इज योर P2O5। ये P2O5 आपका क्या हो गया, ये C है। बट A और B आपको पता करना हो कि सर इसमें A और B क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर फास्फोरस के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन कितना है हमारे पास सर, 1 है। ओके, इसमें आपका पर फास्फोरस एटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 2, H4P2O7। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं डिहाइड्रेशन करूं, यहां पर फास्फोरस एटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 3। पर फास्फोरस एटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या है, 3 है। यहां पर आपका पर फास्फोरस एटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2, यहां पर फास्फोरस एटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, और यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसके जस्ट बाद H3PO4 को मैं हीट करूं तो उसके जस्ट बाद आपका ये प्रोडक्ट आने वाला है H4P2O7। इसको फर्दर में हीट करूं तो क्या बनेगा मेरा SPO3, और HPO3 को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, P2O5। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं क्या हो गया, H3PO4 अपॉन हीटिंग गिव्स H4P2O7, H4P2O7 upon heating gives HPO3 and HPO3 upon heating gives P2O5। अब क्वेश्चन है कि सर ये कितने टेम्परेचर पे आपका ये कन्वर्ट होता है। ओके, तो देखो क्या है कि अगर आप H3PO4 को अप्रोक्सीमेटली 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करो तो आपका क्या मिल जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फिर आप पायरोफॉस्फोरिक एसिड को 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एंड यहां पर आपका क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर मेटाफॉस्फोरिक एसिड कन्वर्टेड टू P2O5। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था, लेकिन आज हम लोगों ने देखा कि अगर मैं H3PO4 को हीट करूं तो वो आपका किस टेम्परेचर पर पायरो या फिर मेटा में कन्वर्ट होगा। ओके, सिमिलरली हमारे पास क्या है, बोरिक एसिड H3BO3। H3BO3 को आप हीट करो तो क्या बनेगा, यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, मेटाबोरिक एसिड एंड पायरोबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड क्या होता है, क्या हो गया, मेटाबोरिक एसिड एंड पायरोबोरिक एसिड। पायरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होगा H2B4O7, मेटाबोरिक एसिड होगा HbO2। ऑब्वियस सी बात है, यहां से देखने से लग रहा है यहां पर बोरोन एटम एक हाइड्रोजन है, इसके पास पर बोरोन एटम एक से कम है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले मैं इसको हीट करूं तो ये प्रोडक्ट मिलेगा HbO2, फिर इसको हीट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, एक बार देख लीजिए, एक बार आप रिएक्शन देख लीजिए। मैं लिखता हूं दिस इज H3BO3, आपने फर्स्ट हीट करा इसको, ये बन गया आपका H,
BO2। फिर से आप HBO2 को हीट करो, ये क्या हो जाएगा, H2B4O7। और फिर आप H2B4O7 को हीट करो, देन यू विल गेट B2O3। ओके, तो क्या क्या हो गया, H3BO3 अपॉन हीटिंग गिव्स HBO2, HBO2 upon heating gives H2B4O7 means pyroboric acid, and H2B4O7 upon heating gives B2O3। अब सर H3BO3 को आप अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करो, देन यू विल गेट मेटाबोरिक एसिड। और मेटाबोरिक एसिड को आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करो, देन यू विल गेट पायरोबोरिक एसिड। और इसको वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करो, वेरी हाई टेम्परेचर, then you will get B2O3। तो ये सर हम लोगों ने सीखा कि अगर हमारे पास कोई ऑक्सी एसिड्स है तो उसको हीट करने से मेरा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। नाउ एक चीज और जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में बोला था कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कैसे पता करूंगा कि उसके पास पी पाई बॉन्ड कितने हैं, तो कैसे फाइंड करूंगा। ओके, सो हाउ टू फाइंड P pi and P pi D pi bond। ओके, सपोज आपका पोज दिया था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ P pi बॉन्ड इन SO4 2- या PO4 3-। तो क्राइटेरिया क्या है, कैसे मैं सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, SO2 में कितने P pi बॉन्ड है या फिर कि P pi है या नहीं है। ओके, देखना पड़ेगा सारी चीजों को। तो उसके लिए बेसिक चीज है, फर्स्ट आपको कोवैलेंसी आना चाहिए। कोवैलेंसी क्या होता है, कैपेसिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मैं बोलता हूं क्या कि अगर नाइट्रोजन NH3 है तो NH3 तो यहां पर नाइट्रोजन का जो कोवैलेंसी है इस मॉलिक्यूल्स में 3 है, क्योंकि ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। सिंपली CO2 का स्ट्रक्चर लिखते हो इस तरह से, तो मैं बोलूंगा सर कोवैलेंसी ऑफ कार्बन जो है ना वो 4 है इन CO2। सिमिलरली SO2 का कोवैलेंसी यहां पर SO2 का कोवैलेंसी, यहां पर सल्फर का कोवैलेंसी SO2 में आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, सल्फर का कोवैलेंसी कितना है, 4 है। सेम अगर मान लो मैं SO4 2- लिखता हूं, SO4 2-, तो आप इस तरह से लिखते हो एस डबल बॉन्ड O- एंड O-, तो सल्फर के सराउंडिंग में 6 कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज 6। ओके, तो किसी भी एटम का कितना कैपेसिटी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने का, वो उसका कोवैलेंसी होता है बेसिकली। ओके, ये इसका कोवैलेंसी होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड P pi and P pi D pi bond in SO4 2-। हमारे पास SO4 2- है। मैं 2 मेथड से आपको सिखाऊंगा, आपको जो बेस्ट लगे वो अपने पास रखना। SO4 2-, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, एस डबल बॉन्ड O O- एंड O-। फर्स्ट मेथड है क्या कि आपको हाइब्रिडेशन के बेसिस पे कैलकुलेशन आना चाहिए। सल्फर का अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालना हो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर यहां पर क्या होगा, देखो क्या है 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां से आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा sp3 होगा। अब ध्यान से देखो, सल्फर सिक्सटीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 and 3d0। ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 3s 3p एंड 3d। ध्यान से समझिएगा, मैं साथ साथ थोड़ा सा कोवैलेंसी का भी डिस्कशन कर लूंगा यहां पर। ये मेरा 3s है, ये 3p है,
1 2 3 4 5, दिस इज योर 3D। ओके, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है देखो कितना, 3s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, p में आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स है, d में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसके पास टोटल नंबर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है अभी 2 है। तो इस टाइम में कोवैलेंसी ऑफ सल्फर बोलूंगा 2। ओके, ये आपका 2 बॉन्ड बना सकता है, तो ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी ऑफ सल्फर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन आपका 3p से 3d में जंप हो रहा है, ओके, वो कब होगा, एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये आप 3s का इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रखते हो, 3p का इलेक्ट्रॉन्स कहां चला गया, 3d में चला गया, समझो एक इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1 2 3 एंड 4। तो इस केस में कोवैलेंसी ऑफ सल्फर क्या हो गया, 4। और जब कोवैलेंसी ऑफ सल्फर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस केस में आपका 3p के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है और एक d में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सिमिलरली एक और आप, ये आपका था ग्राउंड स्टेट, ये आपका है एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, एंड एट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो 3s का इलेक्ट्रॉन्स भी जंप करके कहां चला जाएगा, d में चला जाएगा सर। ये आपका हो गया कुछ इस तरह से। ना कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज 6, 1 2 3 4 5 6। जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आपका क्या करेगा, पेयर होना चाहेगा, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसलिए यहां पर कोवैलेंसी क्या हो गया, 6 हो गया। ये क्या था, एट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे कोवैलेंसी है। ये आपका है एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये आपका है एट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड वैलेंस स्टेट। अब जो भी बोलो, यहां पर कोवैलेंसी हो गया, कोवैलेंसी इज 2, कोवैलेंसी इज 4 एंड कोवैलेंसी इज 6। ओके, इसके लिए एग्जांपल्स में लिखूं, एग्जाम्पल वो क्या हो जाएगा, S2S। यहां पर जो एग्जाम्पल्स होगा SO2, यहां पर एग्जाम्पल्स बहुत ढेर सारा है, SO4 माइनस वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये कोवैलेंसी ऑफ सल्फर, इसी तरह से कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, फास्फोरस आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ मैं फाइंड करना चाह रहा हूं p pi bond and p pi d pi bond in SO4 minus, SO4 minus। SO4 माइनस। तो सर हाइब्रिडेशन क्या था सल्फर का, ये था आपका sp3। ओके, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक s और p3 ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर गया। मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि कोवैलेंसी क्या है, 6 है। तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कौन कर लिया, S1s एंड 3p, ये आपका हाइब्रिडेशन में चला गया। रेस्ट हमारे पास क्या है, d ऑर्बिटल। ये आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कहां पर है, d ऑर्बिटल्स में है। और ऑक्सीजन ध्यान से रखो, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी कॉन्फ़िगरेशन लेके 1s2 2s2 and 2p4। okay, so 2s and 2p, 1 2 3 and 4। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो हम हमेशा क्या यूज करेगा, अपना p यूज करेगा। ओके, तो यहां पर आपका क्या हो जा रहा है, इसके पास d अवेलेबल है पेयर करने के लिए और ऑक्सीजन के पास क्या है, p अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हो गया, तो SO4 माइनस के पास जो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा ना आफ्टर हाइब्रिडेशन, वो आपका होगा d पाई p पाई बॉन्ड। तो तुम क्या बोलोगे कि इसके पास जो ये सर 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज योर d पाई p पाई बॉन्ड। तो इट हैज 2
डी पाई पी पाई बॉन्ड। इसके पास क्या है, दो डी पाई पी पाई बॉन्ड है। सिमिलरली एक दूसरा मेथड से सिखाता हूं, मेथड 2। ओके, सेकेंड मेथड, एक दूसरा मेथड से सीखिए। सेकेंड मेथड, हमारे पास क्या था, SO4 2 माइनस। क्वेश्चन वही है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड। ओके, तो प्रीवियस स्लाइड्स में जब हम लोगों ने देखा था कोवैलेंसी 6 है, उस केस में क्या था सर, कोवैलेंसी 6 कब हुआ था, जब एक इलेक्ट्रॉन एस में है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपका पी में है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर था, डी में था। ओके, पैरेलली आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, एस डबल बॉन्ड ओ माइनस एंड ओ माइनस। एक तरफ आप सल्फर लिखो, एक तरफ आप ऑक्सीजन लिखिए। सल्फर का जब आप पूरे मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सा ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप लिखोगे सर ये आपका 1s है, 3p है एंड 2d है। इतने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऑक्सीजन के कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा क्या यूज करेगा, p यूज करेगा। ये हमेशा क्या होगा, p यूज करेगा। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, के पास कितने सिग्मा है, देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा एंड 2 पाई। जब ओवरलैपिंग कराते हो तो पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आप यहां पर पहले सिग्मा लिखो 1 2 3 4, और उसके बाद आपका क्या हो गया, पाई एंड पाई। ओके, तो तुम यहां से भी बोल सकते हो कि इसके पास क्या हो गया, कि यहां पर पाई बॉन्ड जो होगा ओनली डी पाई पी पाई बॉन्ड है, तो तुम बोल सकते हो इट हैज 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड। सिमिलरली मैं अगर SO3 का देखूं, SO3 का देख लो, SO3 मुझे पता करना है इसके पास पी पाई बॉन्ड और पी पाई डी पाई बॉन्ड। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो यहां पर क्या हो गया, 3 सिग्मा एंड 3 पाई। एक तरफ आप सल्फर लिखो, एक तरफ आप ऑक्सीजन लिखिए। सल्फर में क्या, जब कोवैलेंसी 6 है, अभी हम लोगों ने देखा जब कोवैलेंसी 6 हो कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, एस पी 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 डी एन डी। और ऑक्सीजन का क्या यूज करेगा, ऑलवेज पी। टोटल सिग्मा कितना है सर, 3 सिग्मा है। ओके, और उसके बाद आपका क्या है, 3 पाई है। तुम बोलोगे SO3 के पास क्या है सर, कि एक पी पाई बॉन्ड है और 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड है, तो तुम बोलोगे इट हैज 1 पी पाई बॉन्ड एंड 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड। एंड 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड। सिमिलरली आप लोग बताओ कि PO4 3 माइनस में कितने पी पाई होगा या फिर पी पाई डी पाई होगा, सोच के बताइए कि PO4 3 माइनस में पी पाई बॉन्ड है या नहीं है। क्या यहां पर पी पाई डी पाई बॉन्ड है, इफ यस देन कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा, बताइए। PO4 3 माइनस, आई होप आप लोग बना लिया होगा। इसके पास पी पाई नहीं है सर, इट हैज ओनली पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड।
सिमिलरली अगर आप SO2 देखो, SO2 के पास आपका एक पी पाई पी पाई होता है और एक पी पाई डी पाई बॉन्ड है, वन पी पाई एंड वन पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं कि पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्म कैसे हुआ। बेसिकली समझिए, जैसे हमारे पास H3PO3 था, H3PO3, ओके, या कोई भी फास्फोरस के साथ जो ऑक्साइड्स होता है, वहां पर आप देखो क्या हो जा रहा है, P, ये 3 बॉन्ड है, ओके। तो ये जो नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहां पर आपको दिख रहा है, P डबल बॉन्ड O, ओके, H3PO3 के केस में बेसिकली ये कैसा था, बेसिकली ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड था इनिशियली, ओके। कैसा बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे समझिएगा प्लीज, यहां पर आपका P ऑक्सीजन, जब आप ऑक्टेट फॉलो करने की कोशिश करते हो उस केस में आप यहां पर लिविस स्ट्रक्चर लिखते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनिशियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, OH एंड OH, ओके। जब भी कभी किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B लिखते हो ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि A कोवैलेंट बॉन्ड B यहां पर नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, ओके। ये हो गया। अब तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ क्यों, क्योंकि सर अपार्ट फ्रॉम यहां से ध्यान समझिएगा, इसके पास एक लोन प्रोफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस ये ऑक्टेट फॉलो करना चाहेगा और इसके पास लोन प्रोफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर लिविस एसिड बेस इंटरेक्शन की वजह से तुम ऐसा बोल सकते हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसके बाद आप ऐसे लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने ऐसा लिख दिया POH OH एंड OH यहां पर प्लस चार्ज, ओके। अब देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल फील्ड है, और इसके पास क्या वैकेंट डी है। अब यहां पर क्या हो गया, बैक बॉन्डिंग हो रहा है बेसिकली, ओके। ये क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग होगा, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स किसके वैकेंट ऑर्बिटल में, डी के वैकेंट ऑर्बिटल्स में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये P डबल बॉन्ड O फॉर्म होगा, ये P डबल बॉन्ड O, तो इसी वजह से यहां पर P पाई डी पाई फॉर्म बॉन्ड फॉर्म होता है, यहां पर क्या होगा, H3PO3, ओके। तो अब देखो क्या हो जा रहा है कि जब मैं H3PO3 की बात करूं, ओके, और लेफ्ट टू राइट जाऊं, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास क्या है, P ऑक्सीजन बॉन्ड है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन है, सिमिलरली सल्फर के साथ ऑक्सीजन होगा, क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन होगा, ओके। मैं यहां पर लिख रहा हूं एक स्ट्रक्चर जो था P डबल बॉन्ड O, एक ये है, फिर है आपका S डबल बॉन्ड O, ओके। ये आपका डबल बॉन्ड कुछ ऐसा हो सकता है, ये आपका Cl डबल बॉन्ड O, ओके, कुछ इस तरह का, लाइक दिस, ओके। और यहां पर आपका कुछ है OH, तो मैं बात करना चाहता हूं, ये भी आपका P पाई डी पाई है, ये भी आपका P पाई डी पाई है, और यहां पर ये बॉन्ड अभी मैं समझ रहा हूं कि ये भी आपका क्या है, P पाई डी पाई बॉन्ड है। वैसे आप निकाल सकते हो कि इसमें P पाई डी पाई बॉन्ड क्या होगा, जस्ट अगर तुम देखना चाहो तो क्लोरीन का देख सकते हैं कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ P पाई डी पाई बॉन्ड कितने होंगे, ध्यान से समझिए। क्लोरीन का कोवैलेंसी आपका क्या है, 7, तो क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 3d0, ओके। तो कोवैलेंसी 7 होगा कब, जब आपका क्या होगा, S P और D सबके सब पार्टिसिपेट कर रहा है, ध्यान समझिएगा। दिस इज योर 3s, ओके, ये आपका 3p है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 3d है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्लोरीन का कोवैलेंसी है 1 एट ग्राउंड स्टेट,
ओके, आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कराओ तो कोवैलेंसी 3 हो जाएगा, कोवैलेंसी 3। एक और इलेक्ट्रॉन जंप कराइए तो कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बट सबके सब आप यहां से ट्रांसफर कर दो तो कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 7। ओके, यहां पर कितने बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स कोवैलेंसी 7 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1s 3p और जो 3d है ना, ये पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, तो इसमें मुझे पी पाई और पी पाई बॉन्ड फाइंड करना है। एक तरफ आप क्लोरीन रखो, आप हाइब्रिडेशन की बेसिस पे भी निकाल सकते हो, दोनों मेथड में से जो भी आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हो। ऑक्सीजन, ओके, यहां पर क्लोरीन में देखो क्या क्या यूज हुआ है, एस पी 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 डी डी एंड डी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, और ऑक्सीजन का क्या है, ऑलवेज पी। इसके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए सर। सिग्मा 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। ओके, और रेस्ट आपका क्या हो गया, पाई पाई पाई। तो मेरे को समझ में आ गया कि सर यहां पर भी जो आपका बॉन्ड है ना, वो सब के सब क्या है, पी पाई डी पाई बॉन्ड है। ऑल आर पी पाई डी पाई बॉन्ड। थ्री पाई बॉन्ड था और सबके सब क्या है, पी पाई डी पाई बॉन्ड है। तो ओवरऑल मेरे को क्या समझ आया, जैसे हमारे पास क्या है, पी डबल बॉन्ड ओ, मैं सिर्फ इस तरह से बॉन्ड लिखता हूं, यस, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच एंड ओ एच है, एस डबल बॉन्ड ओ एच एंड ओ एच, एंड सी एल डबल बॉन्ड ओ एच। सर ये भी मेरा पी पाई डी पाई बॉन्ड था, ये भी मेरा पी पाई डी पाई बॉन्ड है, और ये भी मेरा पी पाई डी पाई बॉन्ड है। विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रोंगर, क्या सबका स्ट्रेंथ सेम है या फिर स्ट्रेंथ में कुछ चेंजेस होगा, या ऑर्डर फिर क्या है। बेसिकली ध्यान से समझिएगा, दो रीजन है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो पी पाई डी पाई बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैं लिखूं, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में जो पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा, लेस स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू सल्फर ऑक्सीजन, ओके, देन क्लोरीन ऑक्सीजन। रीजन क्या है, ध्यान से समझो कि अगर आप ओवरलैपिंग कराते हो, ओके, ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, ध्यान समझिएगा, एक तो है 2p पाई bonding is stronger than 2p pi 3d pi, then 2p pi and 3p pi। ओके, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करूं, पाई बॉन्ड का, तो 2p pi स्ट्रोंगर देन 2p pi 3d pi, देन आपका क्या होता है, 2p pi 3p pi। ये तो समझ में आ गया सर, सिमिलर साइज का है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, मींस ओवरलैपिंग वहां पर जो कॉमन एरिया शेयरिंग होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। ओके, इस केस में क्या होता है, डिसिमिलर साइज है, तो यहां पर जो डी का शेप है ना, कुछ इस तरह का है। तो इसके साथ पी के साथ जो ओवरलैपिंग होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा। और 3p पाई क्या है, कुछ इस तरह का होगा, और 2p पाई कुछ ऐसा। ओके, तो यहां पर ये आपका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है डी और पी के साथ, ओके, ये थोड़ा ज्यादा होने की वजह से यहां पर आपका क्या बोलोगे कि 2p पाई 3d पाई का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा, किससे, 2p पाई 3p पाई से। ओके, सिमिलरली
मैं क्या करना चाहता हूं ना कि ये जो 3D पाया है ना, इसको मैं अगर साइज उसका रिड्यूस कर पाऊं किसी तरह से, तो पी के साथ ओवरलैपिंग और अच्छा हो सकता है। अब रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? दो तरह से कर सकते हैं, क्योंकि एक तो लेफ्ट टू राइट जाते हो तो रेडियस ऑफ एटम डिक्रीजेस, और एटम का रेडियस डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिटल का साइज डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वो 2p पाई के साथ ज्यादा अच्छे से मैच कर सकता है, जिसकी वजह से वहां पर पाई बॉन्डिंग जो होगा वो बेटर होगा, बैक बॉन्डिंग जो होगा वो बेटर होगी। एक और चीज कर सकते हैं क्या कि आप सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर दो। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने से क्या होगा? कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन। ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन से क्या हो जाएगा? साइज ऑर्बिटल का छोटा हो जाएगा, वो 2p के सिमिलर होना शुरू हो जाएगा। मींस मैं चाहता हूं क्या कि 3D ऑर्बिटल्स को आप जितना ज्यादा रिड्यूस करोगे वो p के साथ उतना अच्छे से ओवरलैपिंग कर पाएगा। ओके, तो उसके लिए जरूरी है कि आप सेंटर पे चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करो। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने से आपका रेडियस डिक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होने से ऑर्बिटल डिक्रीज होगी, ऑर्बिटल डिक्रीज होगा तो डी का पी के साथ जो इंटरेक्शन होगा, ओके, वो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, इस वजह से जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो स्ट्रेंथ ऑफ डी पाई पी पाई वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये अभी हम लोगों ने सीखा। जैसे मैं पीओ, एसओ और सीएलओ की बात करूं तो यहां पर जो स्ट्रेंथ होगा डी पाई पी पाई का वो सबसे अच्छा होगा। रीजन क्या है? रीजन है सर इसके पास जो था ना यहां पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर देखिए क्या है? +7 है। सर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये आपका क्या है? +6 है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या, अगर मैं OH बोलूं ये +5 है। मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा, और कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये ज्यादा मैच कर पाएगा पी के साथ, ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा हो पाएगा। मोर ओवरलैपिंग मींस मोर स्ट्रेंथ, आपका बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? वो ज्यादा अच्छा होगा, मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो ये हम लोगों ने सीखा पी पाई बॉन्ड और पी पाई डी पाई बॉन्ड, किसी भी मॉलिक्यूल्स में पी पाई डी पाई और पी पाई बॉन्ड कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अब कुछ मॉलिक्यूल्स है जैसे हमारे पास P2O5 एंड N2O5। ओके, P2O5 एंड N2O5। तो P2O5 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो कुछ इस तरह से, बट आप N2O5 का स्ट्रक्चर आप इस तरह से ड्रॉ नहीं करते हो। अगर आपने इसे ड्रॉ किया तो डेफिनेटली ये क्या होगा? रॉन्ग ही होगा। ओके, ऐसा क्यों? आप लोग मुझे सोच के बताइए, हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और भी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर लेके, कि अगर हमारे पास पेरोक्साइड्स बॉन्ड है तो किसी एक प्लेन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ये हम लोग डिस्कस करेंगे पेरोक्सी लिंकेज के केस में। थैंक यू सो मच।